मैडम नमस्कार। ऋचा वर्मा मैडम को स्वागत है। मैडम आज आज निर्णायक मंडल में राजदादा राज सर हैं और राजदादा राज सर ऋचा वर्मा मैडम जो निर्णायक मंडल में हैं आपके साथ, तो हम लोग जुड़ चुके हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि मजहबी खेल के तमाशे हुए हैं। मजहबी खेल के तमाशे हुए हैं, धर्म के मायने राह खोए हुए हैं। धोखा वो फरेब तराने हुए हैं, मोहब्बत के सारे फसाने हुए हैं। कोई हिंदू यहाँ कोई मोमिन रहा, कोई हिंदू यहाँ कोई मोमिन रहा, सिख कोई तो कोई ईसाई रहा। जाति पंथों का खेल खूब चलता रहा, आदमी ही तो बस आदमी न रहा। यह आदरणीय राजदादा राज की रचना तमाशे का अंश है। नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2023 में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। निर्णायक मंडल आदरणीय राजदादा राज बेंगलुरु जीना चाहता हूं मरने के बाद फाउंडेशन के चेयरमैन तथा मैडम ऋचा वर्मा वरिष्ठ साहित्यकार पटना जुड़ चुके हैं। पुनः सादर अभिनंदन आप दोनों मनुष्यों को। आज अभिमन्यु प्रजापति लखीसराय और ऋषि कुमार जी अरवल सुखेल खेलेंगे। आप दोनों का स्वागत। अब निर्णायक मंडल से मैं मैच प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं, आज्ञा दें। जी धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम अभिमन्यु प्रजापति को मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करने हेतु आमंत्रित करता हूं। वो अपनी प्रस्तुति शुरू करें, उनका समय प्रारंभ होता है। अभिमन्यु प्रजापति जी। जी नमस्कार पुनः से सभी को। और आवाज जा रही है ना सर? थोड़ी कम आवाज आ रही है। आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज हम आवाज आ रही है। आवाज अब आ रही है। तो सर शुरू करें? जी तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे विधान में है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले बुद्धि और विद्या की जो माता है सरस्वती, उनका आवाहन करते हैं। तो मैं अपनी ही खुद स्वयं लिखी हुई कुछ पंक्तियों से शब्दमाला के माध्यम से माता सरस्वती को विधान मतलब आवाहन के रूप में पढ़ता हूँ कि हे लेखनी की महामाता, हे लेखनी की महामाता, हे जगदम्ब भवानी, हे श्वेत सरोज धारिणी माँ, हे बाग देवी रानी, हे शंकर की प्रेयसी गौरी, सर पर निज कर धर दे आशीष मुझे गणपति सा, लेखनी अमर कर दे, मिले सदा वरदान वरों का, मिले सदा वरदान वरों का, कर कलम पकड़ता हूँ, करूँ लेखनी आरंभ कहाँ से, सर चौखट धरता हूँ, रहने देना यूं निरुपाय, भावों से उर भर दे, विशुद्ध सदैव रहे लेखनी, दुर्विचार दूर कर दे। तो शुरुआत होती है, एक कविता है तो लिखित
कविता का शीर्षक है हम्म, स्वान देवता। हम्म, कि पद्म विभूषित स्वान देवता, पद्म विभूषित स्वान देवता हाँ, होकर जब घर आए, पद्म विभूषित स्वान देवता होकर जब घर आए, और कई चमकीले मेंडल गर्दन में लटकाए। क्या बात, पद्म विभूषित स्वान देवता होकर जब घर आए, और कई चमकीले मेंडल गर्दन में लटकाए, सच्चे मानव उसे देखकर सच में चौंक रहे थे, क्योंकि जोर जोर से शेर पर स्वान भौंक रहे थे। क्या बात, सच्चे मानव उसे देखकर सच में चौंक रहे थे, क्योंकि जोर जोर से शेर पर स्वान भौंक रहे थे। माथा नीचा यूं लंबे लंबे जिह्वा लटकाते, चल पड़े स्वामी के पीछे अपना पूंछ हिलाते। माथा नीचा यूं लंबे लंबे जिह्वा लटकाते, चल पड़े स्वामी के पीछे अपना पूंछ हिलाते। लगी जब गर्मी खुद को डुबोकर नाला में काया, क्या बात, कहने लगे मन से आकर गंग नहा के आया। बहुत अच्छा, कहने लगे मन से आकर गंग नहा के आया। और है कि अपने प्रकृति के अनुरूप झट छीन झपट लेता है, अपने प्रकृति के अनुरूप झट छीन झपट लेता है, जब उसका मालिक किसी और को रोटी देता है। इधर सूंघता उधर सूंघता, क्या बात, इधर सूंघता उधर सूंघता, चरण चाट लेता है। क्या बात, चोर से हाथ मिला के, चोर से हाथ मिला के सज्जन को काट लेता है। क्या बात, बहुत अपने- बढ़िया, अपने अपने प्रकृति के अनुरूप झट छीन झपट लेता है, जब उसका मालिक किसी और को रोटी देता है। इधर सूंघता उधर सूंघता, चरण चाट लेता है। चोर से हाथ मिला के सज्जन को काट लेता है। क्या बात, ये मेरी पहली कविता रही। और अब मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ बाबा नागार्जुन की। स्वागत है, उनकी कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद। हाँ, स्वागत, स्वागत, वो स्वागत है। कविता यूं है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, क्या बात, चक्की रही उदास। आहा, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। क्या बात, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। आहा, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों के गश्त। क्या कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बात, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। क्या बात, दाने दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। क्या बात, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक रही घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। बहुत बहुत अच्छा, ये बाबा, शुक्रिया, ये बाबा नागार्जुन की रही। और अगली कविता है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और कविता का शीर्षक है भिक्षुक। स्वागत, वो स्वागत, कि दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, क्या बात, मुंह फटी पुरानी थैली। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। क्या बात, दो टूक करे करता, पछताता
पथ पर आता। स्वागत। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बहुत अच्छा। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते हुए पेट को चलते और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ, भूख से सूखा होठ जब जाते, जाता भाग्य विधाता से क्या पाते। क्या बात। घूट आंसू के, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तलवे, चाट रहे जूठी पत्तलवे, सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को कुत्ते कुत्ते भी हैं अरियू। क्या बात। चाट रहे जूठी पत्तल हुए, सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को कुत्ते कुत्ते भी हैं अरे हुए। ठहरो ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे ही सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय खींच लूंगा, तुम्हारे मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। तो ये श्रीकांत त्रिपाठी जी निराला का है। और इसके बाद एक व्यंग्यात्मक तरीके से, ये मेरी खुद की रचना है। स्वागत। सुनाइए। कविता का शीर्षक है सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा। मैंने बाबा नागार्जुन से प्रेरित हुआ हूँ, उनकी लिखी हुई कविता ओम ओम करके, तो मैं उनसे प्रेरित होकर एक सरकार के ऊपर कविता लिखी, सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा। ये कविता है, सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा, सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा, नियत नीति स्वाहा स्वाहा। सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा, नियत नीति स्वाहा स्वाहा। छोटे छोटे कमल नयन है, मोटे मोटे अश्रुजल, छोटे छोटे कमल नयन है, मोटे मोटे अश्रुजल, बहती धारा निर्झर झर, भीग रहा है कण कण भूतल, फिर भी संघर्ष विराम न करता, फिर भी संघर्ष विराम न करता, सहता दर्द कर आहा आहा, सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा, नियत नीति स्वाहा स्वाहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शुक्रिया। कि पर्ण कुटी के है पूर्ववासी, जनता का भी दोष है कि पर्ण कुटी के है पूर्ववासी, कुछ तुम नूतन शोध करो। पर्ण कुटी के है पूर्ववासी, कुछ तुम नूतन शोध करो, नतमस्तक हो सत्ताधारी, कुछ ऐसे विद्रोह करो। दिन काला ना राती काली, दिन काला ना राती काली, कौमुदी सब प्यारा प्यारा, सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा, नियत नीति स्वाहा स्वाहा। क्या बात। स्थानों में कोरोना काल का विभीषिका कि शमशानों में सबने देखा, बिन चिताएं सड़ती लाशें, शमशानों में सबने देखा, बिन चिताएं सड़ती लाशें, घर घर जा हर चौखट देखा, बिन हवाएं टूटती सांसें। पूछता हूँ सच सच कहना, पूछता हूँ सच सच कहना, मंदिर मस्जिद करने वाले सभी दिखे हैं हारा हारा, सरकार तुम्हारी स्वाहा स्वाहा, नीति स्वाहा। और एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, रोटी और स्वाधीनता। तो वो है कि आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा, आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा, मर भूखे इसी घबराहट में तू बेच ना तो खाएगा। आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा, मर भूखे इसी घबराहट में तू बेच न तो खाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर, आजादी रोटी नहीं मगर
दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। आजादी आजादी रोटी नहीं, मगर दोनों में बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। हो रहे खरे आजादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले। पशुओं को रोटी दिखा फिर साथ लगा लेने वाले, इसके जादू का जोर भला कब तक भूख सह सकता है। इसके जादू का जोर भला कब तक भूख सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा यह बलिदान भूख की, घमी चोट सह पाएगा, आप परी विपद में तो प्रताप सा घास चबा कर पा खाएगा। आप परी विपद में तो प्रताप सा घास चबा कर खाएगा। है बड़ी बात आजादी का पाना ही नहीं जुगाना भी, है बड़ी बात आजादी का पाना ही नहीं जुगाना भी। बलि एक बार ही नहीं उसे पढ़ता फिर दोहराना भी, बलि एक बार नहीं पढ़ता फिर उसे दोहराना भी। ये दिनकर जी की कविता थी। और चौथे कवि के रूप में लेखक के रूप में मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद जी की एक बड़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानी है ठाकुर का कुआं। मैं उसका कुछ बारे में बता चला कि कहानी बड़ी है तो पढ़कर बताना सीने में जो से सीखा हूँ समझा हूँ मैं उसका एक सारांश के तौर पर मैं रखना चाहता हूँ। समाज में विसंगतियां, कुरीतियां, महिलाओं के साथ शोषण, दलितों के साथ शोषण, और जिसकी खूबसूरती यही है इस कहानी की कि लोग इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं प्रेमचंद जी के ऊपर कि आपने सिर्फ दलितों के ऊपर लिखा, वंचितों के ऊपर लिखा। इसमें जब स्त्रियों के बारे में लिखा गया है तो प्रेमचंद ने लिखे हैं कि शोषित सिर्फ दलित स्त्रियां ही नहीं है, स्वर्ण के जो स्त्रियां हैं, चाहे ठाकुर के स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण के हो, साहूकार की हो, वो सभी अपने अपने पुरुषों के द्वारा वो सभी स्त्रियां शोषित है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक नीच जाति का, हालांकि जाति का नाम लेना मुझे शोभा नहीं देता है साहित्यकारों के लिए, परंतु जिस अनुसार लिखा हुआ है मैं वो कहता हूँ कि एक गांव था और गांव 3 खंडों में विभक्त था। एक दलितों का, एक साहूकारों का और एक ठाकुरों का। तो दलितों में जो था जोखू नाम का एक व्यक्ति था जो बीमार था। उसकी पत्नी गंगू थी, वो पानी लाने के लिए गई और पानी लेकर के आई। जोखू बीमार था, प्यास लगी थी, प्यास पीने के लिए जैसे ही लोटा मुंह में सटाया कि उस पानी से गंदी बदबू आ रही थी। जोखू ने आवाज लगाई, गंगी तूने पानी कहाँ से लाई, किस नाले की उठा लाई? बोला ये नाले के पानी नहीं, अपने कुएं की पानी है। जब उन्होंने देखी तो उनसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है, पर पता चला बाद में कि कुएं में एक मरे पशु किसी ने फेंक दिया है। अब वो जोखू पानी तो पीना चाहता था लेकिन गंगू नहीं पीने दी। बोले कि मैं पानी ले आता हूँ। बोला कि कौन तुम्हें पानी देगा? वो ठाकुर जो तुम्हें समीप आने तक नहीं देता, या वो साहूकार जो गांव के अंतिम कोने पर है, वहां इतना दूर पानी कैसे लाएगी? बोला मैं लाती हूँ। गंगू क्या करती है, रात के 9 बज रहे होते हैं, वो जाती ठाकुरों के मोहल्ले में। ठाकुरों के मोहल्ले में चर्चा हो रही होती है कि पिछले दिन मैंने देखा कैसे झूठे मुकदमे चलाकर उसको मैंने फंसाया, मुकदमे जीत लिया। तमाम तरह की बातें होती रहती है। और गंगू वो क्या करती है, कुएं की जगत के पीछे बैठकर छुपकर सुन रही होती है कि जब तक ठाकुर अगर घर जाए अंदर तो मैं पानी दे दूं। फिर गंगू उनकी बातें सुनते हुए कहती हैं कि अरे ये वही ठाकुर है जो पिछले दिन किसी गरेरिया का ढेर मार के खा गया और उसी के ऊपर मुकदमा लगा दिया। इतने में ही किसी के आने की आहट होती है और गंगू क्या करती, छिपकर पेड़ के अंधेरों में छिप जाती है और वहां पे पानी उस समय लेने के लिए ठाकुर की स्त्रियां आती है और वो लोग आपस में बात करती हैं कि बताओ किस काम की ठाकुरानी कहलाने सिर्फ नाम की, घर में पानी रखी हुई फिर भी ये कह रही कि ताजा पानी ला के दो।
आज तक तुमसे एक मिट्टी का घड़ा खरीदा नहीं गया। वो स्त्रियां आपस में बात करती हैं, उनके ऊपर जो तमाम तरह की शोषण होता है, अत्याचार होता है, कुछ बातें करती है। गंगू को लगती है कि सिर्फ ठाकुर द्वारा मैं ही शोषित नहीं हूँ, ठाकुर के अपने स्त्री भी शोषित है। फिर वो स्त्रियां पानी लेकर वापस जाती हैं, ठाकुर के दरवाजे लगते हैं। गंगा फिर पानी भरती है, भरने के लिए जैसे ही चबूतरा पर चढ़ती है, आज वो स्वयं को स्वतंत्र महसूस पा रही होती है। मैं कुएं के चबूतरे तक आ गया। घरे की डोर कुएं में डालती है और पानी भरती है, और कहते हैं घड़ा भी आनंद के साथ कुएं की पानी में डुबकियां लगाता है, गोते लगाता है, और इतनी तेज से वो पानी खींचती है गंगे कि शायद किसी पहलवान भी वैसा नहीं खींच सके। परंतु इस समय एक घटना और घटती है कि पानी के घड़ा हाथ में आते ही ठाकुर की दरवाजा खुल जाती है, और घबरा कर गंगू के हाथ से घड़ा छूट कर पानी में गिर जाती है। और कौन है ठाकुर करते वहां तक आती है। गंगू भागते हुए अपने घर आती है। घर आती है तो देखती है कि उसका पति जोखू वही चरे हुए पानी को गमछी से नाक मूंद कर पी रहा है। तो ये कहानी रहा ठाकुर का कुआं का और प्रेमचंद जी का। जी, तो मैं एक रचना आपको अपनी स्वयं की रचना पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, स्वागत है। कविता का जो शीर्षक है, तो कविता का शीर्षक है आंधी में दीप जलाएंगे। आंधी में दीप है कि कुछ बूंदे ही बचा तेल का, किंतु न शोक मनाएंगे। कुछ बूंदे ही बचा तेल का, किंतु न शोक मनाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, आंधी में दीप जलाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, आंधी में दीप जलाएंगे। युगों युगों तक दीप जले यह, युगों युगों तक दीप जले यह, बुझा न दे कोई छल से। इसलिए भरते इसे तुम रहना, गर्म लहू के जल से। तो युगों युगों तक दीप जले यह, बुझा न दे कोई छल से। इसलिए भरते इसे तुम रहना, गर्म लहू के जल से। रक्त पिलाकर सच पा लेंगे, हर बस्ती बस्ती जाकर सच के खातिर मर जाएंगे। हम कवि का धर्म निभाकर, विकल भूख से इस भारत को, विकल भूख से इस भारत को कर विद्रोह जगाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, आंधी में दीप जलाएंगे। आगे बढ़ते जा, आंधी में दीप जलाएंगे। और इसका अंतिम बंद है कि रहे सुरक्षित भारती अपना, रहे सुरक्षित भारती अपना। तुम खींचो लक्ष्मण रेखा, रावण बनते राम यहाँ पर सब काट। जी, शुक्रिया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करूंगा कि वो अभिमन्यु प्रजापति जी के लिए वार की घोषणा करें। जी, इनकी प्रस्तुति तो बहुत ही बेहतर थी, और जैसा कि होता है साहित्यकार भावुक होते हैं, इन्होंने ये साहित्यकार और खिलाड़ी एक बहुत ही विपदार्थक शब्द जैसे है। ये जब भी बोल रहे थे धारा प्रवाह बोल रहे थे, जबकि इस खेल का मांग है कि आप बहुत कम में आप एक कविता से दूसरी कविता, दूसरी से तीसरी जो भी रचनाएं आप प्रस्तुत करते हैं, तो वहां मुझे लगा कि ये थोड़ा चूक गया। तो इनकी पहली कविता जो सरस्वती वंदना थी, वो भी मुझे लगा कि उसमें मैंने 1 नंबर दिया इनको। लेकिन नागार्जुन की कविता, जैसे कि पहले भी बताइए, आपदा पर कविता थी, न कि समाज की किसी कुरीति पर किसी प्रकार का प्रहार था। तो एक इनकी कविता जो वो थी, दूसरी कविता इनकी इतना अच्छा कटाक्ष था। चोर के हाथों पुरस्कारों जो इन्होंने व्यंग किया था, चोर से हाथ मिलाकर सज्जन को
काट देता है, जो जो पंक्ति थी उसने बहुत ही प्रभावित किया मुझे। और भिक्षुक कविता से हम सब परिचित हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी और इनकी प्रस्तुति भी बहुत ही अच्छी रही। वहां भी थोड़ा सा चूक गए कि ये अपना कैमरा ऑन कर देते तो वो इतनी सुंदर प्रस्तुति थी। तो इसलिए मैंने इनको 10 पुष्प, उसको और प्रस्तुति में हाफ नंबर इनका मैंने इसलिए कि कैमरा का ये प्रोग्राम ही है, कैमरा और वो सब ऑन करके बात करने का, तो मेरे तरफ से इनका 12.5 नंबर, 12.5, 12.5 नंबर मैंने इन्हें दिया है। प्रस्तुति बहुत ही अच्छी और सारी कविताएं उत्कृष्ट थी। अगर कविताओं के उस पर किया जाए तो इनको बहुत ही अच्छे नंबर, लेकिन चूंकि खेल है और इसके नियम अलग हैं, उस नियम से इन्होंने पूरी पूरी कविता जो पढ़ी, वो खिलाड़ियों को थोड़ा समझना होगा कि बस जहां प्रहार करना उतना बोल के फिर आगे बढ़ जाए, क्योंकि ओवरऑल नंबर आप मिलना है पिछले, तो इस हिसाब से 40-40 नंबर लोगों को मिले हैं। उस हिसाब से खिलाड़ियों को खेल भावना ज्यादा इसमें प्रबल होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। 12.5 बार प्रदान किया गया। जी जी जी, धन्यवाद मैडम। अब मैं आदरणीय रास दादा रास से आग्रह करूंगा कि वो अभिमन्यु प्रजापति जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज आवाज जी। हाँ हाँ, अब ठीक है। बहुत बहुत खूबसूरत रहा इनका, इनकी ये यात्रा बहुत खूबसूरत रही। और जहाँ तक आंकलन मैडम ऋचा वर्मा जी का है, मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत और बहुत सटीक इन्होंने अपना वक्तव्य दिया और निर्णय भी दिया। थोड़ा एक जगह मैं ये कहूँगा कि निराला जी की कविता में इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण किया उसमें मुझे अभाव दिखा। वो क्योंकि भिक्षुक अपने आप में अगर आंख में पानी न डाल दे तो भिक्षुक कविता पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो क्योंकि ये कविता मेरे हृदय के बहुत पास रही है, शायद मेरा साहित्य में आने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसलिए मैंने लिखा था कि लगाऊं भूख का ठुमका, लगाऊं भूख का ठुमका, मैं गाऊं प्यास के सरगम, मैं गाऊं प्यास के सरगम, बिलखता राश सड़कों पर, बिलखता राश सड़कों पर, बजाता दर्द के घुंघरू। तो ये 2 पंक्तियां मैंने पेश किया। तो थोड़ा भाव की कमी रही इसमें भिक्षुक में, इसलिए थोड़ा मार्क्स कम आया है उसमें, लेकिन बाकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। प्रहार जो होना चाहिए था चैन में थोड़ा इन्होंने कमी कर दी, लेकिन फिर भी बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो मैं थोड़ा काउंट कर लेता हूँ। जी 13 नंबर मेरा आ रहा है जी। बहुत बहुत आभार सर। आपने अभिमन्यु प्रजापति जी को 13 बार प्रदान किए। 13 बार दोनों निर्णायक मंडल का कुल योग 13 तो हो ही नहीं सकता, वो मिला के निर्णायक मंडल मिला के। जी जी नहीं जी 12.5 हाथ का और 13 सर का। हाँ तो ठीक। दोनों मिला करके 25.5 बार अभिमन्यु जी ने अर्जित किया। धन्यवाद सर राज दादा सर और अभिमन्यु जी, धन्यवाद। अब मैं
ऋषि कुमार जी को अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं। उनका समय शुरू होता है। मैं इस आरक महोदय को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय निर्णायक गण से मैं उचित न्याय का अपेक्षा करता हूं और मैं अपना प्रस्तुति प्रारंभ करता हूं। आपका स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्रथम कबीर दास की रचना है। प्रथम प्रस्तुति कबीर दास की रचना है। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। दूसरी प्रस्तुति भी कबीर दास का ही रचना का है। मल मल धोवे शरीर को, धोवे न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। वाह। और तीसरी प्रस्तुति है अदम गोंडवी जी का। ओ जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बीवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। कोई भी सिर फिरा धमका के चाहे जब चाहे जीना कर ले, हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई है। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई है। और चौथी प्रस्तुति है अदम गोंडवी जी का ही चौथी प्रस्तुति है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दवा किताबी है। उधर जमहूरियत का डोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियाद खराबी है। तुम्हारी मेह चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुमन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। और पांचवी प्रस्तुति है गरीबी, जिसका शीर्षक है गरीबी, हर्ष गौर जी का है। इंसानियत भी अब तो शर्मसार हुई है, भुखमरी और गरीबी से लाचार हुई है। किस्मत के खेल भी कितने निराले हैं, किसी को मिलते हैं 56 भोग यहाँ पर, किसी गरीब के बच्चों को सूखी रोटी के भी लाले हैं। और अब मैं अपना स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत करता हूँ। मेरा पहला रचना है। मंत्री लेते घूस हैं, अधिकारी खाते कमीशन, लूट ले सरकारी धन को, यही है इनकी मिशन। विकास की सारी योजनाएं बनी, विकास दिखेगी फाइलों में, खा गए सरकारी योजनाओं को इन निकम्मे जाहिलों ने। और मेरी दूसरी रचना है। विदेशी मेहमान के आने से पहले झुग्गी झोपड़ी हटाई जाती है, विदेशी मेहमान के आने से पहले झुग्गी झोपड़ी हटाई जाती है। देश की गरीबी छिपाने के लिए ऊंचे दीवार बनाई जाती है। उनको बुलाने के लिए करोड़ों की जहाज दिलाई जाती है, लेकिन जनता के हक मांगने पर लाठियां बरसाई जाती है। और अब तीसरी रचना है, एक मुक्तक के रूप में है। सारे नेता चोर नहीं है, सारे नेता चोर नहीं है, सारे चोर नेता नहीं है, जो जनता की सेवा करे उसको मौका देता नहीं है। यह जनता की सोच के ऊपर प्रहार है कि जो चुनाव में पैसा लेकर वोट बेच देती है, उसी के ऊपर उन गंदे जनता के ऊपर प्रहार है। और मेरा चौथा रचना है। कमर तोड़ती है महंगाई, कमर तोड़ती है महंगाई, हाथ तंग है आफत आई, आग लग गई है दामों में, अन्न सड़ रहा गोदामों में, कैसे चलेगी रोटी पानी, बेरोजगारी में गई जवानी, बेरोजगारी में गई जवानी। और मेरी पांचवी है। चोर जब चौकीदार है, चोर जब चौकीदार है, चौकीदारी कैसे करेगा, धोखा उसके खून में है, वफादारी कैसे करेगा।
छठा प्रस्तुति, संविधान का क्या है लेखा, संविधान का क्या है लेखा, लोकतंत्र का हाल ये देखा, नेता अजब गजब प्राणी है, तन का उजला मन का काला, संसद में नित घमासान है और कहते हैं भारत महान है। कुर्सी पर होती तकरार, कुर्सी पर होती तकरार, छल पर पंच की जय जयकार, कुर्सी की महिमा अति न्यारी, राजधर्म पर कुर्सी भारी, राजधर्म पर कुर्सी भारी। सातवीं प्रस्तुति, कोई अपना मरे तो जानवर भी शोक मनाते हैं, कोई अपना मरे तो जानवर भी शोक मनाते हैं, कई दिन तक हैं रोते और वो चारा न खाते हैं। फिर इंसानी बस्ती में एक ऐसी रीत है यारो, किसी की मौत पर मिठाइयों का लुत्फ उठाते हैं। आठवीं प्रस्तुति, कब स्कूलों में बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहां बुराई हीरोइन हो, पाप जहां पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क उन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहां ऊपर वाले से, फिरे इंसान खाएगा, फिरे इंसान खाएगा। नौवीं प्रस्तुति, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते लाठी जूता घिस जाते हैं, फिर भी पीड़ित परिवार को ससमय न्याय नहीं मिल पाते हैं। वकील को फीस देते देते तिजोरी खाली हो जाते हैं, फिर भी पीड़ित परिवार को उचित न्याय नहीं मिल पाते हैं। और 10वीं प्रस्तुति है, जिस देश में नारी पूजती है उसी देश के नारी जूझती है, जिस देश में नारी पूजती है उसी देश के नारी जूझती है, शोषण से और दोहन से, अत्याचारी और लाचारी से, मत पूछो तुम हालत उनकी, अब ला नारी बेचारी से, हर मोड़ पे कातिल बैठा है, कत्ल के लिए तैयार है, हर एक अबला नारी की वह कर रहा इंतजार है। और 11वां अपने रचना है, ये पुलिस की हरकतें के ऊपर है। बेलगाम पुलिस है इतनी, खुला धमकी देती है, झूठे केस में फंसाकर निर्दोष को जेल भेज देती है। आम जनता को डरा धमकाकर दहशत में वह रखती है, लगता कोई काम नहीं ऐसे फुर्सत में रहती है। संगीन अपराधियों को मित्र बनाकर शाम को दावत खाते हैं, बड़े बड़े कांड करने पर भी उसे निर्दोष ठहराते हैं। 12वां प्रस्तुति है, चाहत होती बढ़ने का तब पढ़ना सबको पड़ता है, समय समय पर व्याप्त कुरीतियों से लड़ना पड़ता है। शासन की ऐसी व्यवस्था है, पढ़ना भी एक चुनौती है, सर्व शिक्षा अभियान का नारा यह भी एक बनावटी है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन में निःशुल्क भोजन दे दिए हैं, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का जिम्मा निजी विद्यालय पर ठेल दिए हैं। और 13वां प्रस्तुति है, मुक्तक है शायरी के रूप में, दहेज लेना दहेज देना दोनों ही गुनाह है, इन बातों से लोगों को कुछ नहीं परवाह है। यह लोगों के सोच के ऊपर प्रहार किया गया है। और 14वां प्रश्न है, ये भी लड़की पक्ष के पिता के ऊपर प्रहार के, उनके सोच के ऊपर प्रहार किया गया है। क्या है उनकी सोच? हर पिता की चाह है उनकी, हर पिता की चाह होती है, चाहे जितना ले दहेज मिल जाए मेरी बेटी को अच्छे घर की सेज। और 15वीं प्रस्तुति है, लड़का पक्ष के ऊपर जो दहेज के लोभ में अपना मुंह सुरसा के तरह फाड़े रहते हैं, उनके ऊपर प्रहार है। हर लड़का की माँ चाहती है, हर लड़का की माँ चाहती है, लड़की हो कितनी भी तेज, मिले हमको गाड़ी और मोटी रकम की दहेज। और हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। हाँ, 16वीं प्रस्तुति है सर।
हर लड़की यही चाहती है, चाहे पिता की बिक जाए खेत। हर लड़की यही चाहती है, चाहे पिता की बिक जाए खेत, लेकिन हमें हो जाए अच्छा लड़का से ही भेंट। और प्रस्तुति है, प्रभु कहते हैं होती आरती, बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला उनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, मेरे दर पर मांगने वाले बिना मांगे सब मिल जाएगा। और 18वां है, कुत्ते को घुमाना याद रहा, कुत्ते को घुमाना याद रहा, और गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा, सर की चोटी भूल गए। बिस्लरी पानी याद रहा और घर की मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा और बिजली का खटका भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। और 19वीं मेरी अपनी रचना है, हमें बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते हैं, हमें बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, पर घर में माँ बाप की पूजा ना हो तो त्योहार अच्छे नहीं लगते, त्योहार अच्छे नहीं लगते। और 20वीं प्रस्तुति है, बदल गया जमाना, बदल गया है युग, पहले कैसा समय था अब कैसा है युग। गुरु ही थे ब्रह्मा, गुरु ही थे विष्णु, गुरु थे ईश्वर का साक्षात रूप, सर्वश्रेष्ठ थी गुरु की वाणी, लेकिन आज मिट रहा है इनका स्वरूप। और 21वीं प्रस्तुति है मेरा, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद हम सब का काल है, हम सब की कमाई लूट लूट कर खाया और बना मालो माल है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं आदर्श भारत बन सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। 22वीं प्रस्तुति है, सीमा पर फौजी मरे, खेतों में किसान जी, मंदिर मस्जिद के चक्कर में मर रहा इंसान जी। कल कारखाने बंद हुआ, मजदूर हुआ बेकाम जी, हाथ जोड़कर विनती मेरी सुनो व्यथा हिंदुस्तान की। पढ़ा लिखा बेरोजगार बना देश के लाखों नौजवान जी, दंगे में सब मर रहा कुछ हिंदू कुछ मुसलमान जी, कुछ हिंदू कुछ मुसलमान जी। और 23वीं है प्रस्तुति है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम की रोशन किया है, मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व को आगे तनी है। ऐश्वर्य सौंदर्य सारे जहां को जीत लाई, सिंधु साक्षी मलिक बनकर खेल मैदान में भी खिलखिलाई। सूरलता मंगेशकर स्वर के समुद्र डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। और 24वीं प्रस्तुति है, बड़े बड़े दरखत को नदियों में बहते देखा, बड़े बड़े दरखत को नदियों में बहते देखा, गरीबों के आह से महलों को ढहते देखा, महलों को ढहते देखा। और मेरी 25वीं प्रस्तुति है, सर हेलो, आवाज आ रही है सर? टाइम बचा हुआ है ना सर? बोला जाएगा। यस सर। निबंध के द्वारा मेरी अगली 25वीं प्रस्तुति है सर, निबंध के द्वारा व्यंग एवं सरकार के कारनामों पर प्रहार। सर, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है,
सरकार इन लकड़ियों को नीलामी में देती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को। सिगरेट के ऊपर कागज लपेटा रहता है, वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है। सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए फिर सिगरेट के पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए औसतन 500 सिगरेट बंद हो गई तो पेड़ पैकेट में बनकर तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है। करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए, और वो सिगरेट जो धुआं निकलता है उस धुआं से जो फेफड़े डलते हैं उससे जो मौतें होती है और उन मौतों पर जो देश का जो नुकसान होता है वे अलग हिसाब है। फिर भी यही सरकार सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए उसके लिए भी नौटंकी करती है। मद्य निषेध विभाग इसी सरकार का है और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन का विभाग भी इसी सरकार के पास है। क्या हरामखोरी है इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है। और सर मेरी 26वीं प्रस्तुति है सर। हम सर अरवल जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मगध ही यहाँ की मातृभाषा है सर। तो हम मगही के साथ मगही, हिंदी और इंग्लिश में भी अपनी रचनाओं को लिखने का प्रयास है। तो सर हम मगही में अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। अभी सामाजिक विडंबनाओं पर वार ही होगा सर। समय समझला उल्टा फुल्टा हो रहलो है, छोटके मछलियां बढ़का के गिन रहलो है। समय समझला उल्टा फुल्टा हो रहलो है, छोटके मछलियां बढ़का के गिन रहलो है। समय न रहले संग साथ बतियावे के, जहां भी देखला सब सत्ता हिल रहलो है। रिश्ता नाता भाई भतीजा नहीं रहलाई, रिश्ता नाता भाई सत्ता लड़ रहलो है। समय समझला उल्टा फुल्टा हो रहलो है, समय समझला उल्टा फुल्टा हो रहलो है। और 27वीं प्रस्तुति है। लूटे के तो छूट मिलल है, ना लुटवा ना दानी है। केकरा से तू लाज करे था, केकर आंख में पानी है। कोई लूटा है दिन के दोपहरिया में, कोई लूटा है रात के अंधरिया में, कोई लूटे बीच डगरिया में। लूट पाट के जे मंदिर बनावलक वो है महादानी है। केकरा से तू लाज करे था, केकर आंख में पानी है। सर टाइम कितना बचा हुआ है सर? पढ़ा जाए। यस सर। सर अगली प्रस्तुति है सर 28। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम धंधे का शुरुआत प्रभु। गलत भावना से लोगों को फंसाकर भरते अपना पेट दूसरों की खाकर लोगों से मेरा रोजी रोटी प्रभु। करते हैं हम धंधे की शुरुआत प्रभु। लोगों को मूर्खों के तुल्य बनाए हम, इतने लूटे लोगों को कि संदूक खाली पड़ जाए कम। अपना रोजगार कभी ना भूले हम, जितना पाखंडी लोग बनाए हम। लोगों से है मेरा रोजी रोटी प्रभु। करते हैं हम धंधे का शुरुआत प्रभु, करते हैं हम धंधे का शुरुआत प्रभु। ऋषि कुमार जी। हेलो सर, टाइम बचा हुआ है सर। लगभग 1 मिनट आप। अच्छा यस सर 1 मिनट। एक और प्रस्तुति पढ़ दे रहे हैं सर। दोस्ती के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं सर, जो आजकल दोस्त लोग होते हैं एक दूसरे को धोखा देकर भाग जाते हैं, उसी के ऊपर कटाक्ष है सर। से जल्दी दोस्ती मत करो पुकार, दोस्ती हो जाएगी अंत में बेकार। दोस्ती
दोस्ती उसे नहीं कहते जो संग में रहते हैं, संग में तो चापलूस भी रहते जो लाभ लेकर भाग जाते हैं। दोस्ती के जाल में कभी तुम पड़ना नहीं, जो तुम्हारे साथ रहता है तुम सच उससे कहना नहीं। सच तुम उससे कहना भाई जो तुम्हारे संग रहकर अवगुणों को दर्शाई और हर दुख की बेला में अपना सहानुभूति दिखाई। ज्यादा दोस्ती काले सर्प पालना के बराबर होती है, दोस्ती कुल और बिरादरी में ही फलती फूलती है। दोस्ती कुल और बिरादरी में ही फलती फूलती है। सर धन्यवाद सर। ऋषि कुमार जी अरवल यस प्रस्तुति दे रहे थे। अब मैं ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करूंगा कि ऋषि कुमार जी को वार प्रदान करें। इन्होंने तो मैराथन की भांति खेल खेला है बहुत ही और लेकिन और मतलब ये युवा आवाज है, इनकी संभावनाएं बहुत है, लेकिन इनके बहुत जगह मैंने पाया है कि कविताएं तो इन्होंने बहुत सारी कही, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बहुत जगह हमको प्रॉब्लम लगा, समस्या लगी। जैसे कि इन्होंने स्कूल का उच्चारण स्कूल किया, जो कि मतलब उचित नहीं लगता है। साहित्यवर है तो हम लोग का उच्चारण भी होना चाहिए। उसके बाद ये कि कविता इन्होंने पढ़ी थी कि बाप की खेत, पिता की खेत, तो खेत तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो इतना ये सब, हालांकि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन अब हम लोगों का ये बनता है दायित्व कि इनकी गलतियों पर भी ध्यान दिलवाए कि ये बहुत ही बेहतर खेल सकते हैं। और अब तक जितने भी आए हैं उनमें सबसे ऊपर है। बहुत सारी कविताएं इन्होंने धड़ाधड़ पढ़ी है और खेल भावना से ओत प्रोत रहे हैं, तो इन्होंने हम लोगों का काम ही बढ़ा दिया, क्योंकि अब गिनना पड़ेगा, सीमित नहीं है। तो 10 तो इनके वो सारी कविताएं वो वार कर रही थी, तो पुष्प तो 5 के 5 इनको मिल गए 10। स्वयं की कविता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, पर एक कविता जो इन्होंने ब्यूटी पार्लर पर बोली थी, मुझे उसमें समाज पे प्रहार कुछ नहीं लगा, वो मन की भावनाएं जो थी वो मुझे लगा कि इसका 1 नंबर कटा। और गुरु की महिमा वाली जो भी कविता थी वो भी अपनी मन के समर्पण भावना से उत्प्रोत थी, इसमें भी मैंने नंबर नहीं दिए। तो ये नंबर मैंने एक कविता इन्होंने पढ़ा, कुत्ता घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए जी। लगभग लगता है कि शब्द किसी दूसरे लेखक की है रचना। जी सर जो ब्यूटी पार्लर भूल गए सर वही कुत्ता घुमाने वाला कविता से में ही जुड़ा हुआ है सर। और कि साली का बर्थडे याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। आज की सर जो हाँ, ठीक, वो लाइन मारा था उसका, उनका वो लाइन मारा था। तो मैंने कुल मिलाकर 29 कविताएं पढ़ी, 29। ये आवाज इको हो रहा है, आवाज इको हो रहा है। 29 कविताएं इन्होंने पढ़ी हैं, जिसमें कि एक कविता मुझे कहीं लगा, एक कविता मुझे लगा कि वही ब्यूटी पार्लर वाला और एक गुरु की महिमा वाला, तो 27 नंबर। और चूंकि कविता इन्होंने धड़ाधड़ पढ़ी, लेकिन उच्चारण में जो दोष था उसके चलते मैं इन्हें प्रस्तुति में 1 नंबर देती हूँ। फिर भी ये बहुत ही आगे है, 38 नंबर, क्योंकि अपेक्षा युवा है और इन्हें उच्चारण पर ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि सजग रहे। मैम मेरा यह पहला शुरुआती स्टेज है मैम, और हम अभी क्लास 10th में है मैम। हाँ, बोले कि वो आवाज है और समय पर रखना जरूरी है कि भविष्य में आप सजग रहे अपने उच्चारण के प्रति, क्योंकि बिहार से स्कूल बोलिएगा, ये पूरे भारत में प्रसारित हो रही है, तो इसको सही ढंग से बोलना जरूरी है।
इसीलिए मैंने, फिर भी आप बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। धन्यवाद ऋषा वर्मा मैडम। आर्टिस्ट। अब मैं आदरणीय रास दादा राष्ट्र से आग्रह करूंगा कि वो अपने वार की घोषणा करें। सर आवाज आवाज नहीं आ रही सर। जी जी जी। हमारे मित्र ऋषि कुमार जी, आपने मैराथन सचमुच में जीता है, इसमें दो राय नहीं है। और मैडम ऋषा वर्मा ने जो आपको मार्क्स दिए, जो वार दिए, वो बहुत उचित वार है। मेरा भी करीब उसी के आसपास है। और आप शायद नंबर 1 रहते यदि आपके शब्दों में अशुद्धियां नहीं होती, प्रस्तुतिकरण में अशुद्धियां नहीं होती, तो आप नंबर 1 होते। जहां तक सवाल है कविताओं की संरचना का, तो वहां पर आप कई बार चूके हैं। वहां कई बार आपसे चूक हुई है और शुद्ध उच्चारण में कमी आई है, प्लस कविता की जो संरचना है वो कविता नहीं, कहीं कहीं वो गद्य हो गया है। लेकिन जो आग आप में पनप रहा है, मैं उस आग को सलाम करता हूं, उस आग को सलाम करता हूं। ऋषि कुमार जी अब कैमरा आग को बुझने न दीजिएगा, इस आग को बुझने न दीजिएगा, क्योंकि इसी आग को लेके हमारे नेताजी आगे आए और देश को आजाद कराया। तो इस आग को जलना आवश्यक है, तो इस आग को जलने दीजिए। लेकिन थोड़ा मेरी समझ से थोड़ी दिशा आपको सही जानी चाहिए, इसलिए आपको आवश्यकता है एक गाइड की जो आपको सही दिशा दे सके। आप में जो बाढ़ है, आप में जो उठान है, उसको सही दिशा मिले, इसके लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। कविता के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि आपको अगर कोई मिले तो आप जरूर उनसे प्राप्त करें। और इसके अलावा एक चीज मैं कहूंगा कि मनुष्य को तृष्णा से बचना है। जैसे ही हम तृष्णा से बचने लगते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त होने लगता है। इसलिए 2 पंक्तियां मैं आपको कहता हूं कि न शोहरत के अलम मांगू, न शोहरत के अलम मांगू, न दौलत का ठिकाना हो तो हो बस इतना मोहब्बत का जमाना हो। तो जीवन में हम मोहब्बत के गीत जरूर गाएं। हर जगह विरोध रखें, विद्रोह रखें, लेकिन मोहब्बत के साथ। और जहां तक सवाल है कुल और वंश में, तो हम कुल और वंश से बाहर निकले। मैंने अपनी बेटिया की शादी की, मुझे आज भी पता नहीं है कि उसका कुल क्या है, उनका वंश क्या है, वो जात किसके है, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, मुझे पता नहीं है, ना मुझे इसकी आवश्यकता हुई। मैंने अपने बेटे की शादी की, मुझे उनके उस बहू के कुल का पता नहीं है, ना उसकी जाति का पता है। हाँ, एक पता है कि वो हिमाचल से है, और दामाद के विषय में पता है कि वो उत्तर प्रदेश से है। हम बिहारी लोग हैं, बिहार के रहने वाले। बिहार ने दुनिया को आईना दिया है, बिहार ने दुनिया को चश्मा पहनाया है। तो हम उस बिहार के रहने वाले, हम बिहारी हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की ऋषि कुमार जी कि आपके विजन बहुत साफ है, लेकिन मोहब्बत को जिंदा रखना है। और कुल और इन सब की बातों से बिल्कुल बाहर आइए, संपूर्ण समाज को एक छतरी के नीचे देखिए। भारत का वही वर्ण व्यवस्था जो है वही मुख्य है।
वैसे ही चलना चाहिए। आपको मैं कुल मिला के 36 नंबर देता हूं, 36 स्वर देता हूं। और यदि आपकी कविता में शुद्धता होती तो शायद मैं समझता हूं उस पर एक और शून्य लगाने की आवश्यकता पड़ जाती मुझे। ये 36 शायद आपके लिए 360 हो जाता, लेकिन वो शून्य अभी हटा के रखा गया है। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है आप एक अच्छे गुरु की तलाश करें और कविता पर आप गहन अध्ययन करें, आप बहुत अच्छा करेंगे। उच्चारण अपने आप खुद ब खुद सही हो जाएगा यदि आप बोलने लगेंगे तो। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए तो आप अभी से विजेता है, मेरे लिए तो आप अभी से विजेता है, क्योंकि मैंने और कार्यक्रम देखे हैं, तो अभी से आप विजेता है। इसीलिए आपको अच्छा बनना है कि रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करेंगे आप सुखेल का, तो आपके उच्चारण, आपके शब्द परिमार्जित होने चाहिए कि लोग समझे कि नहीं है। नहीं तो फिर वहीं पर लोगों की टिप्पणियां आने लगी कि भाई किसको आपने कर दिया। इसलिए भी हम लोगों ने संभाल दिया। अभी से आप वो हो जाए, जागृत हो जाए, सही सजग हो जाए, उच्चारण पर ध्यान दें। जिस दिन आप जीतिएगा उस दिन लोगों के सामने हम लोग रिप्रेजेंट कर सके आपको कि नहीं ये हमारे बिहार से इन्होंने खेल को जीता है। इसलिए ये हमने नंबर में थोड़ा आपको समझाया भी है और सर ने भी समझाया। निर्णायक मंडल द्वारा जो संदेश दिए गए हैं। मैम आप लोग हमको समझाए तो एक बात हम भी कहना चाह रहे। मैं एक कविते के लहजे में ही हम भी एक हमारे दिमागों में अभी पनप गई मैम। दिमागों में नहीं, दिमाग में, दिमाग एक वचन है, दिमागों में नहीं। अभी उत्पन्न हुई कि हमसे मैं सारे लोग बड़े हैं, गार्जियन हैं, तो मैं इन सारे लोग से सीखना चाहते हैं और लेकिन यह प्रतियोगिता है इसीलिए इसे जीतना चाहते हैं। बिल्कुल क्या बात, क्या बात। आप जीतिएगा, मुझे बहुत उम्मीद है। आपको हम सबों को उम्मीद है। आपने जिस तरह से खेला एकदम खेल भावना से प्रेरित होकर बहुत अच्छा खेला। खिलाड़ी तो आप नंबर 1 हो गए, लेकिन साहित्य वाला जो गुण है उसमें थोड़ा परिमार्जन की आवश्यकता है। जब आप संसर्ग में आ गए तो मैम सारे त्रुटियों की सुधार हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। इससे पहले कभी हम बड़े लोगों के साथ मिले नहीं थे और पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कविताएं और भाव जितने आपके थे, लगभग सभी विषयों को आपने समेटा है अपनी कविताओं में। संस्कृत से लेकर हर चीज, झुग्गी झोपड़ी, समसामयिक विषय को भी आपने उठाया। तो कविताओं में विविधता भी रही है, ऐसी सब कुछ अच्छा रहा। आपके उम्र के लिहाज से सचमुच बहुत अच्छी प्रस्तुति करा। लेकिन बस जहाँ वो तो हम लोग बात कर चुके हैं, जहाँ कमी थी। धन्यवाद ऋषि कुमार जी। उम्मीद है निर्णायक मंडल के उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे अगले खेल में। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अभिमन्यु प्रजापति जी का भी बहुत बहुत जी, उन्होंने भी बहुत काफी उम्दा प्रस्तुति दिया, बहुत परिपक्व रहा जी सर। उनकी प्रस्तुति बहुत जी, तो ऋषि कुमार द्वारा 74 बार अर्जित किया गया है आज के खेल में, और अभिमन्यु प्रजापति द्वारा 25.5 बार अर्जित किए गए। अब निर्णायक मंडल से अनुरोध करूंगा कि मैच की समाप्ति आज्ञा दें। जी शुभ रात्रि, कल फिर शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। और निर्णायक मंडल का जो निर्णय है बहुत सीख निर्णय, प्रोग्राम सुन के देख के बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे आयोजन आप करते रहें
जो उभरते हुए कलाकार हैं, आने वाले यही लोग कल के कवि हैं, यही आने वाले गजलकार होंगे और बहुत कुछ। धन्यवाद।